हेलो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर करें। धन्यवाद। लिए शुरू करते हैं। भयंकर कोहरे और कड़कड़ाती ठंड के बीच आधी रात के समय भीमा कलवा के खेत में लकड़ियां जलाए हुए बैठा था। कलवा भाई, वैसे तो सर्दी के समय में कोहरा रात में पड़ता ही है, लेकिन आज रात धुंध कुछ ज्यादा नहीं है। तू सही कह रहा भीमा। कलवा भाई, मुझे लगता है कि हम दोनों को आज रात खेत में आना ही नहीं चाहिए था। इतनी सर्दी में तो घर पर कंबल ओढ़ के सोने में ही आनंद आता है। मुझे भी कोई शौक नहीं है भीमा, लेकिन सर्दी में अक्सर जंगली जानवर खेत में घुसकर फसल खराब कर देते हैं। पिछली बार जब जंगली जानवर तेरे खेत में घुसे थे ना, तब मैं भी सर्दी में तेरे खेत की रखवाली करने के लिए तेरे साथ बैठा हुआ था। अरे कलवा भाई, तुम तो बुरा मान गए। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। बस न जाने क्यों मुझे आज ये बढ़ी हुई धुंध बड़ी ही अजीब सी लग रही है। भीमा ने इतना कहा ही था कि तभी किसी स्त्री के चीखने की आवाज सन्नाटे को चीर गई। आवाज इतनी भयानक थी कि कड़कड़ाती हुई ठंड में भीमा और कलवा के शरीर पर पसीने की धाराएं बहने लगीं। कलवा भाई, क्या तुमने चीख सुनी? जाने किस औरत की चीखने की आवाज थी? तभी अचानक से तेज घुंघरू की आवाज उन दोनों के कानों से टकराई। कलवा तुरंत घुंघरुओं की आवाज की दिशा की ओर बढ़ने लगा। ये देख भीमा डरते हुए बोला, कलवा भाई, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से नहीं उठना चाहिए। अरे तू यहीं बैठ भीमा, मैं अभी आता हूँ। हो सकता है कोई औरत मुसीबत में हो। कलवा घुंघरुओं की आवाज का पीछा करता हुआ एक पेड़ के नजदीक जा पहुंचा, मगर सामने एक दृश्य देखकर कलवा आश्चर्य में पड़ गया। पेड़ के नीचे एक बेहद सुंदर युवती काले वस्त्र पहने हुए कलवा को प्रेम भरी नजरों से देख रही थी। कौन हो तुम और इतनी रात गए इस घने जंगल में क्या कर रही हो? क्या कुछ देर पहले तुम ही चिल्लाई थी? और तुम्हारा नाम क्या है? कलवा की बात सुनकर वो सुंदर युवती रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली, एक बार में इतने ढेर सारे सवाल कर दोगे तो फिर मैं जवाब कैसे दे पाऊंगी? मैं कौन हूँ तुम्हें कुछ देर बाद पता लग जाएगा। और हाँ, अभी कुछ क्षण पहले ही मैं चिल्लाई थी। और रहा सवाल मेरे नाम का, तो मेरे कई नाम हैं। उस सुंदर युवती की बात सुनकर कलवा बुरी तरह से चौंक पड़ा। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे अलग अलग युगों में अलग अलग नाम से बुलाया गया है, लेकिन मेरा सबसे प्रसिद्ध नाम यक्षिणी है। यक्षिणी? यह कैसा नाम है? वैसे तो ये मेरा नाम है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी मौत है। इतना बोलकर यक्षिणी का सुंदर चेहरा एक भयानक चेहरे में परिवर्तित हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गईं और उसका चेहरा किसी कोयले की तरह काला पड़ गया। अचानक यक्षिणी ने अपने पंजे कलवा के सीने में गाड़ दिए। कलवा की दिल दहला देने वाली चीख जंगल में गूंजने लगी। कलवा की चीख सुनकर भीमा बुरी तरह से घबरा उठा। ये तो कलवा भाई, ये तो कलवा भाई के चीखने की आवाज है। इतना बोलकर भीमा कलवा की चीख की दिशा की ओर दौड़ने लगा। कुछ ही देर में भीमा ने देखा कि कलवा की लाश झाड़ियों में पड़ी थी। अगले दिन कलवा की लाश जगतपुर गांव के इर्द गिर्द जगतपुरा गांव किसान खड़े हुए थे। उनमें जगतपुर गांव का ठाकुर विक्रम भी था। ठाकुर विक्रम डरे हुए भीमा की ओर देखकर बोला, जहाँ तक मुझे पता लगा है तो तुम अपने मित्र कलवा के साथ उसके खेत की रखवाली कर रहे थे, और तुम कह रहे हो कि तुमने देखा ही नहीं कि तुम्हारे मित्र को कौन मार कर चला गया। ठाकुर साहब, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं और कलवा बातें कर रहे थे कि तभी हम दोनों के कानों में किसी औरत की चीख टकराई। चीख सुनकर जो है कलवा भाई चीख की दिशा की ओर चल पड़े। मैंने ऐसा करने के लिए मना किया, लेकिन वो नहीं माने, और जो है कुछ देर बाद कलवा भाई की चीखें मेरे कानों में टकराई। और जब मैं दौड़ते हुए पहुंचा तो मेरे सामने कलवा भाई की लाश पड़ी हुई थी। भीमा की बात सुनकर गांव का मुखिया डरता हुआ ठाकुर विक्रम से बोला, ठाकुर साहब, कलवा की स्थिति बता रही है कि इसकी हत्या किसी इंसान ने नहीं की। तुम कहना क्या चाहते हो? ठाकुर साहब, मुझे विश्वास है कि इसकी हत्या जरूर किसी चुड़ैल या पिशाचिनी ने की है।
बात तो तुम सही कह रहे हो। जब मैंने कलवा की लाश को पहली बार देखा तब मुझे भी यही लगा था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने एक साधु महाराज को यहाँ पर बुलवाया है जो कुछ ही देर में हमारे गांव में आ जाएंगे। इतना बोलकर ठाकुर विक्रम अपनी हवेली चला गया। ठाकुर विक्रम को चिंतित अवस्था में देखकर उसकी पत्नी रुक्मणी उससे बोली, आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? ठाकुर विक्रम सारी घटना बताते हुए बोला, रुक्मणी, कलवा की जिस तरह से हत्या हुई है, मुझे शक है कि यह हत्या किसी चुड़ैल या पिशाचिनी ने ही की है। आपकी बात सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारा बड़ा बेटा बलदेव भी यहाँ पर नहीं है। बलदेव को तो मैं समझा समझा के थक गया हूँ रुक्मणी, पता नहीं वो अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा। इतना बोलकर ठाकुर विक्रम अपने कमरे की ओर बढ़ गया। ठाकुर विक्रम अपने कमरे के अंदर घुसा ही था कि तभी उसके कानों में किसी लड़की की मधुर आवाज टकराई। कैसे हो ठाकुर? तुम्हारे चेहरे पर ये गुस्सा अच्छा नहीं लगता। आवाज सुनकर ठाकुर विक्रम ने चौंकते हुए जैसे ही पलटकर देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गया। उसके सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी। कौन हो तुम और तुम मेरे कमरे में कैसे आई? तभी तेज हवा के झोंके के साथ ठाकुर विक्रम के कमरे का दरवाजा बंद हो गया। ये देख ठाकुर विक्रम बुरी तरह से डर गया। तुम तो ठाकुर हो, तुम्हारे ऊपर डर शोभा नहीं देता। मैं वही हूँ जिसने कलवा को मौत के घाट उतारा। विश्वास करो, उसका ताजा खून इतना स्वादिष्ट था, अभी भी उसके खून का जायका मेरी जुबान पर है। अब देखती हूँ तुम्हारा खून कैसा है, लेकिन तुम्हें मरने से पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। मुझे यक्षिणी कहते हैं। इतना बोलकर यक्षिणी का चेहरा फिर से भयानक चेहरे में परिवर्तित हो गया। कुछ ही देर में ठाकुर विक्रम की चीखें हवेली में गूंजने लगीं। यक्षिणी ठाकुर विक्रम के शरीर का सारा खून पीकर काले धुएं में परिवर्तित होकर वहां से गायब हो गई। अपने पति की चीख सुनकर रुक्मिणी जैसे ही अपने कक्ष में आई, अपने पति की भयानक अवस्था में पड़ी लाश को देखकर बेहोश हो गिर पड़ी। कुछ देर बाद रुक्मिणी की जब आंख खुली तो उसने देखा उसका बेटा बलदेव खड़ा था। भगवान का लाख लाख शुक्र है माँ, आपको होश आ गया। तुम्हारे पिता को न जाने कौन मार कर चला गया। रुक्मिणी ने देखा कि उसके पति की लाश को एक साधु बहुत गौर से देख रहे थे। साधु रुक्मिणी की ओर देखकर बोले, मुझे तुम्हारे पति ने ही यहाँ पर बुलवाया था। तुम्हारे पति की हत्या हूबहू उसी प्रकार से की गई है जिस तरह कल रात कलवा की हत्या की गई थी। साधु महाराज, मेरे पति कलवा की लाश को देखकर ही हवेली आए थे और मेरी आंखों के सामने कमरे में चले गए। कुछ क्षण बाद उनकी चीखें मेरे कानों से टकराईं। जब मैं दौड़ती हुई कमरे में आई तो कमरे में कोई नहीं था और मेरे पति की लाश यहाँ पड़ी थी। कलवा और ठाकुर की लाशों की भयानक स्थिति को देखकर मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि कलवा और ठाकुर की हत्या एक यक्षिणी ने की है। आप कहना क्या चाहते हैं साधु महाराज? मनुष्य यक्षिणी को प्रसिद्ध और धन प्राप्ति के लिए सिद्ध करता है, मगर इस गांव में किसी ने यक्षिणी को केवल बदला लेने के लिए सिद्ध किया है, जो कि बहुत घातक है। कलवा की हत्या हो जाना और तुम्हारे पिता की उनके कक्ष में ही हत्या हो जाना आने वाले भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो फिर कुछ कीजिए साधु महाराज, आप तो पहुंचे हुए साधु हैं। यक्षिणी का अंत करना इतना आसान नहीं होता बच्चा। सबसे पहले हमें उस व्यक्ति का पता लगाना होगा जिसने यक्षिणी को सिद्ध किया है। जब तक उसका पता नहीं लग जाता हम कुछ नहीं कर सकते। इतना बोलकर साधु रुक्मिणी की ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोले, क्या तुम्हें किसी पर शक है? मेरे पति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे परिवार में मेरा बड़ा बेटा बलदेव है और मेरा छोटा बेटा आर्यन अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रहता है। मेरे पति के छोटे भाई ठाकुर विजेंद्र प्रताप जरूर एक बिगड़ैल व्यक्ति थे, मगर मेरे पति ने तो उसे बरसों पहले हवेली से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। यक्षिणी की साधना किसने की है, इस बात का पता लगाने के लिए मुझे एक यज्ञ करना होगा। मैं वही करने जा रहा हूँ। अपने पिता के बाद तुम ही इस गांव के ठाकुर हो, इसलिए गांव के लोगों के जान माल की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। गांव में सबसे बोल देना कि कोई भी रात के समय बाहर ना निकले। और हाँ, तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम्हारा छोटा भाई आर्यन शहर में रहता है। जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता उसे किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं बुलाना। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया।
अगले दिन बलदेव ने नम आंखों से अपने पिता ठाकुर विक्रम का अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना के 3 दिन बाद रात का काला भयानक सन्नाटा इसकी बाकी चारों story ओर सही फैला part था। में आर्यन एक घने जंगल में खड़ा हुआ हक्का बक्का इधर